नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबावें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और QR को स्कैन करके हमारे सहयोग भी करें। आज आते हैं एक बार फिर से राजस्थान की चुनावी गहमा गहमी पर। जी हाँ, राजस्थान की चुनावी गहमा गहमी बड़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे व्यक्तित्व हैं जो अपनी अपनी पार्टी को पूरी तरह से हैरान किए हुए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कांग्रेस में अशोक गहलोत जी की और भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे की। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वसुंधरा राजे को इस बार मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाया गया, इससे उनको बड़ा धक्का लगा। लेकिन पार्टी को और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को और मैं समझता हूँ पब्लिक को बड़ी ही राहत का अनुभव हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि भाई महारानी के राज में तो फिर महारानी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं खड़कता और पूरी तरह से राजशाही चलती है। जी हाँ, राजशाही चलती है। और राज भी किसका चलता है? राज भी साहब उन्हीं का चलता है जिनसे आप और हम आतंकित रहते हैं। हाँ जी, राज चलता है यूनुस खान का, और राज चलता है आदिल मियाँ का, और राज चलता है सुमैया खान का। जी हाँ, ये सब इनके अंतरंग लोग हैं और इन अंतरंग लोगों के माध्यम से वो पूरे राज्य की राजनीति का, पूरे राज्य के प्रशासनिक तंत्र का संचालन करती है। और हमारे अशोक जी, अशोक जी का मामला तो बहुत ही गजब है। अशोक जी जो हैं उन्होंने ये कह रखा है कि देखिए हमारे यहाँ MLA ही राजा है। आप सोचते हैं कि भाई बीजेपी में तो एक ही रानी है और उस रानी के अलावा किसी की नहीं चलती, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी भारी डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। कैसा प्रजातंत्र है हमारे यहाँ? हमारे यहाँ ऐसा प्रजातंत्र है कि देखिए हमारे यहाँ हर विधायक जो है वो अपने अपने क्षेत्र का राजा है। तो इसलिए से इसको कहते हैं डेमोक्रेटिक किंगडम। ये मतलब ये एक प्रजातांत्रिक राजशाही है। अब आप लोगों को दिक्कत हो सकती है कि साहब MLA साहब लोग जो हैं उनको आपको भाव नहीं देते, वो अपने अपने लोगों का ही काम करते हैं और वो थोड़ा बहुत बीच बीच में करप्शन भी कर लेते हैं। ये सब करते होंगे, लेकिन भाई राजशाही में तो ऐसा ही होता है ना। और राजशाही में और क्या होगा जी? दो तरह की राजशाहियाँ, मुकाबला है दो तरह की राजशाहियों में राजस्थान में। एक अशोक गहलोत साहब की MLA राजशाही, जिसको अशोक गहलोत जी ने, अभी आपने सुना, उन्होंने इसको डिस्क्राइब किया कि भाई ये तो प्रजातांत्रिक राजशाही है, जिसमें हर MLA जो है वो अपने क्षेत्र का राजा है। उसमें हर MLA को पूरा अधिकार है कि वो कलेक्टर, SP और पूरा जो तंत्र है उसको जैसा चाहे वैसा निर्देश दे, वो नियमों के अनुरूप हो या ना हो। और भारतीय जनता पार्टी में हमारी रानी साहिबा के तो साफ ठाठ ही निराले थे। उनका भी यही तुर्रा था कि ये राजशाही है, ये प्रजातांत्रिक राजशाही है और पूरे स्टेट में एक ही महारानी है। लोग ये पूछते थे कि भाई धौलपुर इतनी बड़ी स्टेट है क्या कि वहाँ की रानी महारानी कहलाए? उससे बड़ी तो यहाँ स्टेट्स और बहुत सारी थी भाई। जयपुर थी, बीकानेर थी, अलवर भी उससे बड़ी थी, उसके अलावा मेवाड़ की राजशाही थी, वो सब थी। लेकिन एक धौलपुर छोटा सा, इतना बड़ा, उसकी एक रानी, उसको महारानी, लेकिन वो अपने आप को महारानी साहिबा ही कहलाना पसंद करती थीं। जो कोई भी उनके आसपास का होता था, कोई मिलने भी जाता था अधिकारी, तो उसको यही कहा जाता था कि महारानी साहिबा अभी आपसे इस समय नहीं मिलेंगी, महारानी साहिबा आपसे थोड़ी देर में मिलेंगी। उनका जो पूरा का पूरा स्टाफ था उनको महारानी साहिबा ही कह के उनसे कोर्निशें किया करता था। और प्रशासन का क्या हाल था? कुछ नहीं, महारानी का आदेश आ गया तो उसका पालन करना है। लोग डरते थे कि साहब कि महारानी के पास फाइल जाएगी, उस पर दस्तखत होंगे या नहीं होंगे, या केवल ये लिख के आ जाएगा मैडम हैज सीन। अब उसका क्या अर्थ निकाला जाए? आपको ध्यान है कि केजरीवाल जी को इसी के चलते निपटा दिया गया कि वो साइन नहीं करते फाइल्स पे। लेकिन ये कोई नई परिपाटी नहीं है भाई,
ये राजस्थान में तो बहुत पहले से है। हालांकि इसका आविष्कार यहाँ नहीं किया गया, आविष्कार संभवतः मायावती जी ने किया था, लेकिन यह आविष्कार तो राजस्थान में हो चुका है। और हमारे अशोक जी क्या कहते हैं? हमारे अशोक जी कहते हैं कि देखिए अब हमें अपने आदमियों को टिकट दिलाना है, अगर उनको टिकट नहीं मिला तो फिर मैं मुख्यमंत्री कैसे बनूँगा? पब्लिक कह रही है कि भाई आपको मुख्यमंत्री हमें नहीं बनाना है। एक और नारा यहाँ चला है, आपको ध्यान है, नारा चलता था 2018 में, और वो ये चलता था कि मोदी तुझसे वैर नहीं और रानी तेरी खैर नहीं। आजकल लोगों ने ये कहना आरंभ कर दिया है, अरे भाई गहलोत साहब, गहलोत तुझसे वैर नहीं और एमएलए तेरी खैर नहीं। तो इसलिए जितने भी एमएलए हैं, क्योंकि राजा तो वो थे ना भाई, आपने बताया, मैंने ये भी आपको बताया कि अशोक गहलोत का राज जो था वो एमएलएज का राज था। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक सर्वे भी किया था, उस सर्वे में भी पूछा था लोगों से, ओपन क्वेश्चन पूछा था लोगों से कि भाई सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको कांग्रेस राज में? तो कहते हैं साहब ये तो एमएलए राज है। और सारे के सारे एमएलए जो हैं वो अपने अपने क्षेत्र के दबंग बन गए और राजा बन गए, किसी की नहीं सुनते। वो उनकी जो है वो भ्रुकुटी बिल्कुल मुख्यमंत्री की तरह तनी रहती है। उनको सबको कह दिया जाए कि आप लोग जो है वो सारे के सारे अपने अपने क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं। इसलिए कोई भी काम करवाना हो तो जब तक एमएलए नहीं कह देगा तब तक कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा। अब ये एक बड़ी विचित्र व्यवस्था है भाई। मैं भी ज़िले का कलेक्टर रह चुका हूँ, तो हाँ, मेरा तो बहुत एक सीधा सा एक सिद्धांत था कि जो कार्य मेरी कलम से हो सकता है वो मैं न तो किसी से पूछूंगा और न किसी से अनुमति लूँगा। यदि मेरे अधिकार क्षेत्र में है तो जो भी उचित निर्णय करना है वो मैं करूँगा। आजकल सुनते हैं, जब से ख़ास तौर से जब से अशोक जी का राज आया है तब से यह सिद्धांत पूरी तरह से इस तरह से कर दिया गया कि भाई क्रेडिट जो है वो अधिकारी को कतई नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि अधिकारी को क्रेडिट मिलने से सरकार का कोई लाभ नहीं होता है। क्रेडिट जो है वो सारा का सारा एमएलए को मिलना चाहिए। तो क्रेडिट एमएलए को कैसे मिलेगा? जब तक एमएलए किसी काम की, छोटे मोटे काम की भी, यहाँ तक कि कुछ एमएलए तो यहाँ तक पहुँच गए थे, मैंने सुना है कि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों तक की सिफारिश करने लगे थे कि भाई इसको सीएल दी जाए या ना दी जाए। तो कई हमारे जो है वो थोड़े बहुत भी आत्मसम्मान वाले जो अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी, वो हाथ जोड़ के कहें कि साहब हमको वापस भेज दो, ये काम तो हम ना कर पाएंगे। पदस्थापन करना है चपरासियों का भी और कांस्टेबल्स का भी और बाबुओं का भी, तो उसके लिए भी एमएलए साहब की सिफारिश की आवश्यकता पड़ने लगी। यदि अधिकारियों को या मंत्रियों को भी किसी का स्थानांतरण करना है तो उसके लिए भी आवश्यकता पड़ने लग गई एमएलए की सिफारिश की। और एमएलए की जब सिफारिश इतनी चलने लगेगी तो आप जानते हैं एमएलए की जो स्थिति है वो क्या है, वो तो फिर उसके आगे क्या कर सकते हैं। तो फिर वो हो गए पूरी तरह से निरंकुश और जनता को करने लगे पद दलित। जनता को पद दलित करेंगे तो फिर जनता क्या करेगी उनका? इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी ने अपना सर्वे कराया तो पता चला कि इनमें से 60% जो उनके एमएलए हैं, 100 एमएलए और 100 क्या उन्होंने कुछ और भी शामिल कर लिए थे, तो उनके इनमें से लगभग 60 से 70% हारने वाले हैं। तो भाई 100 में से 60 से 70% हार गए तो फिर बचे कितने? आप जानते हैं कि हमने अभी सर्वे किया था तो उसमें तो 54 सीटें ही आ रही हैं कांग्रेस की। लेकिन अशोक जी का क्या कहना है? भाई देखिए, ये जो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मुझको छोड़ नहीं रही है। मैं तो छोड़ना चाहता हूँ इसको, लेकिन ये चीफ मिनिस्टर की कुर्सी मुझे नहीं छोड़ रही और छोड़ेगी भी नहीं। तो क्यों नहीं छोड़ेगी? इसलिए नहीं छोड़ेगी क्योंकि सारे एमएलए को मैंने एम्पावर कर रखा है। जब तक एमएलए एम्पावर हो जाते हैं तो पूरी की पूरी सत्ता जो है वो एम्पावर हो जाती है। इसी एम्पावरमेंट को हम पब्लिक का एम्पावरमेंट कहते हैं। पब्लिक का एम्पावरमेंट एमएलए के एम्पावरमेंट से ही होगा।
बाकी जो कुछ मैं गारंटियाँ वारंटियाँ दे रहा हूँ ये आप फिर सुन लीजिए और समझ लीजिए। मैं रोज़ एक नई गारंटी दूंगा। अभी मेरे को पता नहीं कितनी दे चुका हूँ, मुझे खुद ही नहीं याद है कितनी गारंटी दे दी मैंने सोचा शायद 20-25 गारंटी दे दी है। लेकिन ये भी जो है ये चलेंगे, इसके लिए भी एमएलए की सिफारिश तो ज़रूरी होगी। आगे ये जब तक आप एमएलए की सिफारिश नहीं लाएंगे तब तक इस गारंटी का लाभ नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखें। तो अब पब्लिक सोच रही है कि हम आगे क्या करें। दोनों पार्टियों की सूचियां अटकी हुई हैं, दोनों पार्टियां एक दूसरे के चेस मूव्स देख रही हैं, शतरंज की चालें ताड़ रही हैं, आगे की 6-7 चालों तक आगे देख रही हैं। और इसी देखा देखी में हम भी देख रहे हैं कि आगे क्या होगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।